नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 5 फरवरी, ठीक है? 5 फरवरी 2026 को हम सभी का ज्योग्राफी का एग्जाम है। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आज के क्लास में मैं आप सभी को 5 फरवरी के लिए यानी कि ज्योग्राफी का ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जिनका आप सभी थोड़ा-सा यानी कि ज़रा-सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर मैं आप सभी को सीधा बताऊं, तो आज के क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक-एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? प्यारे साथियों 100%, ठीक है? 100% प्यारे साथियों, यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 5 फरवरी को, ठीक है? कितना 5 फरवरी को प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप सभी से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, एक-एक क्वेश्चन, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सर ठीक बोल रहे थे कि ये सभी क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप सभी अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे। एक बार मैं आप सभी को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो ना, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन 2026 के लिए यानी कि 5 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्लास में मैं आप सभी को 100% सभी क्वेश्चन याद करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, क्योंकि हम सभी के पास समय नहीं है कि हम सभी ज़्यादा बातचीत करें, ठीक है? लगभग हम सभी के पास 10-15 दिन का समय है, ठीक है? 10-15 दिन में जितना घिसोगे उतना चमकोगे, है कि नहीं? चलिए हम सभी डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? एक-एक सेकंड, मैं सबसे पहला क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? वीवीआई क्वेश्चन 90% चांस है यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था कि ये सभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो। 5 फरवरी के लिए हम सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से देखना प्यारे बच्चों। लंबी दूरी तक, ठीक है? जैसे मान लो प्यारे बच्चों, अमेरिका से हम कोई सामान मँगाएँ, भारत से कोई सामान अमेरिका भेजिए, ठीक है? भारत से कोई सामान अमेरिका भेजे या फिर अमेरिका से कोई सामान भारत मँगाएँ। उनको ले जाने और मतलब भेजने के लिए और लाने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन-सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जलमार्ग, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है लंबी दूरी तक, ठीक है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन-सा परिवहन साधन सबसे सस्ता है? तो जलमार्ग। क्यों? क्योंकि इनमें ईंधन यानी कि तेल कम खपत होती है, ठीक है? कोई दूसरे देश से हमको अगर सामान मंगाना हो या फिर भारत से कोई सामान दूसरे देश भेजना हो, तो जलमार्ग यानी कि जैसे नाव होता है ना, बड़ा-बड़ा नाव, ठीक है? बोट, उसी से जलमार्ग यानी कि जलमार्ग के द्वारा ही प्यारे बच्चों भेजा जाता है और लाया जाता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलमार्ग, ठीक है? लंबी दूरी तक प्यारे बच्चों यानी कि लंबा सफर, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन-सा परिवहन साधन सबसे सस्ता है? तो जलमार्ग। और जलमार्ग का मतलब क्या होता है? जो पानी में चलता है, नाव, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है? सड़क परिवहन में भूल के भी टिक मत मारिएगा और रेल मार्ग में भी भूल के भी टिक मत मारिएगा, वायु मार्ग में भी भूल के भी टिक मत मारिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जलमार्ग। लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है जलमार्ग। चलिए याद हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है? समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, लगभग आप सभी के पास 10-15 दिन का समय है, ठीक है? 10-15 दिन में जितना घिसोगे उतना चमकोगे, है कि नहीं? यानी कि जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थल, जिसे हम सभी जमीन बोलते हैं, ठीक है? थल, प्यारे बच्चों एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मैं इस बात को बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है? थल यानी कि जमीन पर लंबी दूरी के लिए सबसे किफ़ायती, किफ़ायती क्या होता है देखो, किफ़ायती किफ़ायती परिवहन का एक सरल है, ठीक है? किफ़ायती परिवहन का एक सरल अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कम खर्च में सुरक्षित यात्रा या माल की ढुलाई, ठीक है? किफ़ायती का मतलब होता है पैसा कम लगे, ठीक है? पैसा कम लगे और आदमी चाहे चाहे आदमी हो, चाहे माल हो यानी कि सामान हो, ठीक है? एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाने में कम खर्चा हो, तो उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों किफ़ायती, ठीक है? यहाँ देखो क्वेश्चन को कि थल यानी कि ज़मीन पर लंबी दूरी के लिए सबसे किफ़ायती परिवहन साधन कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, ठीक है? कम लागत वाला साधन। और आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि कम लागत वाला साधन कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर, लेकिन क्या होगा? एग्जाम्पल तौर पे जैसे जैसे बताओ आप सभी, जैसे क्या होगा? जैसे में होगा प्यारे बच्चों रेल, ठीक है? ट्रेन जिसे हम सभी बोलते हैं ट्रेन, ठीक है? क्योंकि ट्रेन एक ऐसा साधन है जिससे हम सभी का कम खर्चा होता है, ठीक है? और एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमारा सभी का पैसा भी कम खर्च होता है और एक व्यक्ति के बदले उसमें लाखों व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र कर पाते हैं कम पैसा में, ठीक है? और सामान का भी एक एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई आराम से हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ थल यानी कि ज़मीन पर लंबी, ज़मीन पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। ज़मीन पर लंबी दूरी के लिए सबसे किफ़ायती परिवहन साधन कौन-सा है? तो कम लागत वाला साधन यानी कि रेल, ठीक है? ट्रेन-व्रेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, ठीक है? कम लागत वाला साधन।
आप सभी कॉपी कलम निकाल के रख लो, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, या फिर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बस आप सभी कमेंट कर देना टेलीग्राम का लिंक, नहीं तो आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाकर वहां से चेक कर लेना, ठीक है। कल यानी कि जमीन पर लंबी दूरी के लिए, जमीन पर लंबी दूरी के लिए सबसे किफायती परिवहन साधन है कम लागत वाला साधन यानी कि ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपसे भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में, ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, बस आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। विद्वानों, ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनियतिवाद, ठीक है, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? चार का राइट आंसर क्या होगा? चार का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अच्छे से देख लो क्वेश्चन आंसर को, नवनियतिवाद की संकल्पना का किसने प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। 100% मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। नवनियतिवाद, ठीक है, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो बस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया पर बच्चों विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि सबसे घना देश है? बताइए किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, वहां ढेर सारे लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं? ठीक है, वृद्धि सर्वाधिक है यानी कि ढेर सारे लोग रहते हैं, वहां पर ढेर सारा आबादी है, ठीक है। तो 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में भूल कभी टिक मत मारिएगा, अफ्रीका, ठीक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आप सभी को क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में, ठीक है। 7 नंबर में, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लावर क्या लिखा हुआ है? फ्लोरिंग फार्मिंग, ठीक है, फ्लावरिंग फार्मिंग। बताइए फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो आप सभी याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 8 नंबर में, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है प्यारे बच्चों? तो रबर आप सभी याद रखिएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोपण कृषि, ठीक है। ऑप्शन एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, रोपण कृषि, ठीक है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है रोपण कृषि, रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? बताइए आप सभी। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण कृषि। और रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है आप सभी ये कमेंट करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर प्यारे बच्चों किन दो महासागरों को जोड़ती है? या फिर आप सभी को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। याद रखिएगा, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। ओपेक, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहां पर प्यारे बच्चों? वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ओपेक का मुख्यालय है वियना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। वियना कहां पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? बताइए प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आ गया 11 नंबर में, विश्व का सबसे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? कनाडा, चीन, रूस, भारत। बताइए आप सभी, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, रूस में, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्यारे बच्चों, पनामा नहर की अगर बात आए तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 100% प्यारे बच्चों आप सभी को 5 फरवरी को यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी क्या याद रखोगे? देखो प्यारे बच्चों, ये सभी साक्षर राज्य हैं, ठीक है। ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट 5 यानी कि 5 महत्वपूर्ण साक्षर राज्य हैं जो कि टॉप 5 लिस्ट में आते हैं। सबसे पहला देखो प्यारे बच्चों, पहले आप सभी क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य इनमें से कौन सा है? गोवा, केरल, मिजोरम या फिर तमिलनाडु, ठीक है। इन चारों में कोई एक ऑप्शन सही है, लेकिन आप सभी को मैंने आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पर 5 ऑप्शन लिखा है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ।
14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। ठीक है, अगर आप सभी को केरल ऑप्शन में दिखाई दे तो आप सभी केरल में टिक मारिएगा। ठीक है, और देखो ऑप्शन में अगर आप सभी को मिजोरम दिखाई दे, देखो मिजोरम में कितना आबादी है तो 98.2%, लक्षद्वीप में 97.3% आबादी है, नागालैंड में 95.7% है, केरल में 95.3% है और मेघालय में 94.2% है। ठीक है, समझे आप सभी। भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा राज्य है तो केरल। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी इनको ध्यान से देख लो। आप सभी को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिजोरम में कितना आबादी है तो 98.2%। कोई और ऑप्शन दे देगा तो आप सभी याद रखिएगा 98.2% है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल, रबी फसल प्यारे बच्चों क्या होगा? गेहूं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं प्यारे बच्चों? रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, ज्वार, ठीक है, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और ये खरीफ फसल, चावल, कपास, बाजरा, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल है ये सभी, और गेहूं छोड़कर ये सभी खरीफ फसल है। ठीक है, यानी कि 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, याद हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? पहले तो कोयला वाला ट्रेन चलता था, अभी ना लाइन वाला ट्रेन आ गया है, पहले तो कोयला वाला चलता था। तो आप सभी याद रखिएगा मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी तो मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन प्यारे बच्चों गंगा बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा बेसिन, याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखो अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, ठीक है, तो आप सभी याद रखिए गंगा नदी बेसिन। ठीक है, देखो यहाँ पर हिंट में कुछ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे बच्चों भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये जो गंगा बेसिन है कहाँ कितना फैला हुआ है मालूम है आप सभी को? 8,61,404 किलोमीटर तक। ठीक है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% हिस्सा कवर करता है। यही है प्यारे बच्चों गंगा नदी का एक छोटा सा फोटो, देख लो आप सभी। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बताइए। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लो प्यारे बच्चों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? ठीक है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? असम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, असम में। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे को वर्तमान में कितने मंडलों में बांटा गया है? अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर भी एंड स्टूडेंट भी, ठीक है, टीचर भी गलती करते हैं, स्टूडेंट भी गलती करते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, हाँ तो प्यारे साथियों हम सभी 20 नंबर के प्रश्न पे थे, थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ी आ गया था। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो। भारतीय रेलवे को वर्तमान में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन में टीचर भी गलती करते हैं, स्टूडेंट भी गलती करते हैं। ठीक है, देखो 2026 में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या सही माना जाएगा मालूम है? 70। भारतीय रेलवे को वर्तमान में, वर्तमान मतलब क्या हुआ 2025 में, भारतीय रेलवे को वर्तमान में कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 70 यानी कि 70। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये देखो, ये यही है यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में सबसे प्रदूषित नदी है यानी कि गंदा नदी है यमुना नदी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन सुने होंगे, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली के सड़क का नाम क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है कि नहीं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 22 का। बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, जो कि सोवियत संघ यानी कि उसको सोवियत संघ भी बोला जाता है, अमेरिका। बताइए बोकारो इस्पात केंद्र क्या लिखा हुआ है? बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी रूस के सहयोग से खोला गया था। बोकारो इस्पात केंद्र जो है कौन से देश के सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर आपसे मेरे को याद हो गया, सी होगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? बताइए आप सभी, मैं तब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, इनसे पिछली बार प्यारे बच्चों भारत में जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इनसे पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी। शायद इस बार संभावना है 2027 में हो सकता है। ठीक है, अगली बार 2027 में हो सकता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बी। ठीक है, 100% राइट आंसर प्यारे बच्चों। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पतन पोरट, यानी कि पोरट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पतन को पोर्ट, ठीक है, पोर्ट लिखा हुआ है, पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो चेन्नई पतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सी। निम्नलिखित में कौन एक पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो चेन्नई पतन पूर्वी तट पर स्थित है। याद हो गया, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर में देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 26 नंबर में देखिएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। इस राज्य में काकारा पर, ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस राज्य में काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो प्यारे बच्चों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि लंबा चौड़ा सबसे भारत भारत का सबसे राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगर क्वेश्चन पूछे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों सबसे आगे है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में अगर क्वेश्चन पूछे जनसंख्या के मामले में, और हम सभी को 27 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपसे भी याद रखेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, और आपसे भी ये कमेंट करो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, यानी कम पढ़े लिखे लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो हमारे बिहार में रहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी प्यारे बच्चों, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अबरक। ठीक है, अबरक प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजर। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अबरक। अंकलेश्वर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंकलेश्वर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए प्यारे बच्चों जाना जाता है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूं, आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। वीडियो को आप सभी 2 बार देख लेना। ठीक है, एक बार में ना सही, दोबारा बार में तो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियार किन दो शहरों को आपको आपस में जोड़ती है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। बाबा बुदन पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ियां प्यारे बच्चों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोएस्क, जिसे हम सभी शॉर्ट में लोहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाबा बुदन की पहाड़ियां लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोहा एक खनिज है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? पूरे भारत में सबसे लंबी दूरी यानी कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ट्रेन है जो चलता है? कौन सा एक्सप्रेस? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये भी नहीं, गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे भारत की वह कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, सबसे ज्यादा दूर चलती है, तो विवेक एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ? संसाधन भूगोल किस भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है? संसाधन भूगोल किस भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखते जाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, जिसे हम रूड कोयला क्षेत्र बोलते हैं, किस देश में स्थित है? विश्व का यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? देखो, उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश है। उत्पादन की दृष्टि से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, और यहाँ देखो उत्पादन की दृष्टि से, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछे उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो आपसे भी याद रखेगा क्या, भारत या फिर चीन, कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ही कौन सा है, तो आपसे भी क्या याद रखोगे, बताइए आपसे भी। 34 का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान से देखते जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, सूचनाओं, भावनाओं या संदेशों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वे अपना दुख इसको बताते हैं और वह अपना दुख उसको बताता है। ठीक है, बताता है, उसी प्रक्रिया को बच्चों संचार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डी। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सर तरल पेट्रोलियम गैस
क्वेश्चन बैंक में सही आंसर है तरल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों 2026 में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे तो 90% चांस से पूछ लेवे करेगा। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन 2026 में पूछ लिया तो आप सभी किस में टिक मारोगे? आपके मन में ये तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर 2026 बोर्ड एग्जाम के अनुसार पेट्रोलियम खनिज तेल को माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी चाहते हो मैं इन पे फुल वीडियो बनाऊं, आखिर क्यों पेट्रोलियम खनिज तेल को ही पाइपलाइन के द्वारा प्रभावित किया जाता है, इसको ही सही आंसर क्यों माना जाएगा, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं डायरेक्ट आप सभी को एसएमएस कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फॉलो भी कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है, तो पेट्रोलियम खनिज तेल, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? बताइए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जेनेवा। ठीक है, याद करते जाइए प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है। इस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है, तो रेखीय बस्ती प्यारे बच्चों, रेखीय। ठीक है, चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उसमें महिला कितनी पढ़ी लिखी थी, कितनी प्रतिशत, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 65.46%, यानी कि काफी महिला पढ़ी लिखी थी, है कि नहीं। अभी 2025 में देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46%। निम्न में कौन एक पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर क्या होता है? पर्यटन नगर का मतलब प्यारे बच्चों, जहां पर अच्छी अच्छी जगह हो, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आगरा में क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, ताजमहल है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, अच्छी-अच्छी जगह, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में कौन एक पर्यटन नगर है? कानपुर, रोहतक, नैनीताल। नैनीताल होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, नैनीताल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ये सभी घूमने का जगह नहीं है, नैनीताल 100% राइट आंसर। देखो नैनीताल उत्तराखंड में है, शिमला ये भी घूमने का जगह है, यानी कि यहाँ पर भी पर्यटन, ये भी हो सकता है पर्यटन, ये भी क्वेश्चन में आप सभी को पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, ऊटी, अ, ठीक है, गंगमंडलम जो कि तमिलनाडु में है, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश, मनाली तो बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, मसूरी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी एक पर्यटन नगर है। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यटन नगर है, तो नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल। नीरू मीरू, ठीक है, नीरू मीरू जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? जी 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से प्यारे बच्चों। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा धान की खेती करता है, चावल की खेती करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल। यही यही चार ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा चावल यानी कि धान की खेती करता है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा धान की खेती करता है। ठीक है, यानी कि चावल का उत्पादन करता है। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहां पर है? तो मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र में कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई एक अच्छा देश है, घूमने यहाँ पर भी लोग बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, 43 का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु। स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्या लिखा हुआ है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन आंसर को आप सभी ध्यान से देखते जाओ प्यारे बच्चों, 2 बार वीडियो को देख लेना आप सभी। ठीक है, वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन मिस हो गया ना तो आप सभी पछताओगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरे एक दिन में एक वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को वही क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करता हूँ जो क्वेश्चन पूछने का लायक हो। ठीक है, उसे मैं चाहूँ तो एक दिन में 5 वीडियो में भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं आप सभी को मैं सोचता हूँ मने मन क्वेश्चन दिखाया जाए तो वही क्वेश्चन क्यों ना दिखाया जाए जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। मेरा नाम भी हो जाएगा थोड़ा कि सर ये क्वेश्चन बताए थे और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया। ठीक है, तो आप सभी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो तो मेरे को मजा नहीं आता प्यारे बच्चों। ठीक है, सपोर्ट क्या करो। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर गोवा। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गोवा होगा। ठीक है, गोवा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। चलिए, याद हो गया आप सभी को। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भारत में वायु परिवहन, ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में। कब भारत में वायु परिवहन की शुरुआत? 18 फरवरी 1911 में हुई थी। याद रखिएगा डेट को। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में। कब? 18 फरवरी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भरोसा करो मेरे पे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो एनडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? तो आपसे भी याद रखिएगा नेशनल। ठीक है, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे
वन किस नदी पर विस्तृत है? विस्तृत मतलब फैला हुआ है, ठीक है? जो गंगा नदी है, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, एनडब्ल्यू मतलब नेशनल वाटरवे, किस नदी पर विस्तृत है? तो किस नदी पर विस्तृत है? गंगा नदी पर। और कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नगर है? खनिज नगर, ठीक है? निम्नलिखित में कौन एक खनिज नगर है प्यारे बच्चों? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झरिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है झरिया। निम्नलिखित में कौन एक खनिज नगर है? झरिया। भारत में कॉफी की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी उगाई जाती है? भारत में कॉफी की सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड किनका है? कौन सा कॉफी का डिमांड सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा, बताइए। अरेबिका, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, अरेबिका। भारत में कॉफी की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी उगाई जाती है? अरेबिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 49 का। सबसे लास्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा नया आयोग बना है? योजना आयोग के स्थान पर प्यारे बच्चों, इनसे पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा नया आयोग बनाया गया है, ठीक है? इनसे पिछले वाले जो वीडियो बनाया गया थे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का, अगर आप सभी उनको देख लिए ना, तो वहां से आप सभी का 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? अगर आप सभी देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? आप सिर्फ वहाँ पर जाकर के चेक कर लेना, राष्ट्रीय वाल ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 या फिर ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट होगा, आप सभी उनको भी उन सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है? पूरा ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर आप सभी कमेंट भी कर दोगे ना, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो मैं उन पे चर्चा करूंगा, यानी कि वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। बस 5-10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट कर देना बस। योजना आयोग के स्थान पर अब नया कौन सा आयोग बनाया गया? फिर बच्चों देखो, नीति आयोग बनाया गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बन गया है? नीति आयोग। देखो, इनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इनके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था, ठीक है? याद रखिए प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन लगभग आप सभी 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हो, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 फरवरी के लिए, ठीक है? 5 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप सभी को एक बार में नहीं याद हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है? और फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप सभी और भी किसी भी सब्जेक्ट पे लेकर आप सभी को डाउट है, सर इन पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, बस आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है? तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।